हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है मेरी, इसके अंदर मैं आपको इतिहास के अगले पार्ट्स की तरफ लेके चल रहा हूँ। यानी कि आपको पता है कि अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने इतिहास को 3 मुख्य पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। यानी कि 3 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, तो हमारा ये पहला आज का टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोतों को जानने के लिए भी जो 3 पार्ट्स के अंदर अलग अलग डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा जो स्रोत किए हैं, यानी कि खुदाई में खनन जो व्यवस्था की गई थी, खनन किया गया था, खुदाई की गई थी, उसके अंदर जो हमें सामग्री मिलती हैं वो उसके माध्यम से भी जो है भारतीय इतिहास को जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोतों में माना गया है। तो चलिए उसके अंदर हम पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ना होगा हमें इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेखों की। यानी कि अभिलेखों को हम पूरा जो है विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अभिलेख जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके द्वारा जो भारतीय इतिहास को अच्छे से जाना जाता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे सिक्कों की। सिक्कों के द्वारा भी भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण सामग्री के बीच में रखा गया है, क्योंकि भारतीय इतिहास को सिक्कों द्वारा भी जाना जा सकता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं स्मारक। स्मारक के द्वारा भी भारतीय इतिहास को जाना जाता है। फिर ताम्र पत्थर, यानी कि ताम्र पत्थर जो तांबे के पत्थर होते थे, उसके द्वारा भी इतिहास की जो है अध्ययन किया जाता है। फिर बात करेंगे भवन, यानी कि जो प्राचीन भवन है दब गए, गिर गए, टूट गए या तोड़ दिए गए, उनसे भी जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद बात करेंगे मंदिरों की। आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं मंदिर, क्योंकि मंदिरों के द्वारा, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जितना भी स्रोत है वो मंदिरों से ही पाए गए हैं। और मंदिरों की दीवारों पर उनके अंदर पाषाण जो होते हैं, पाषाण पत्थर, ताम्र पत्थर, इनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, राजाओं द्वारा जो स्थापित किए गए थे, उनके द्वारा भी इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद करते हैं मूर्तियाँ, यानी कि मंदिर के अंदर जो स्थापित होती थी मूर्तियाँ, या फिर राजमहलों के अंदर जो उकेरी जाती थी दीवारों पर, उसके द्वारा भी जो है मूर्तियों द्वारा भी इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद बोलते हैं चित्रकारी। चित्रकारी भी एक इम्पोर्टेंट अध्याय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद लिपियाँ। आपको पता है दोस्तों सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? हमारे भारत की हड़प्पा सभ्यता की लिपि, जो अभी तक अपठित है। तो लिपियाँ भी जो है हमारे भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण एक सोर्स होता है, एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। चलिए इसके बाद अगला जो भाग है हमारा दूसरा, द्वितीय, यानी कि साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के द्वारा भी जो है भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि दोस्तों पुरातात्विक स्रोत जो थे हमारे, वो मतलब कि लिखे नहीं गए थे, वो उकेरे गए थे। जो अभिलेख हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, जो अभी तक अपठित है कुछ। और उसके बाद सिक्के हैं, इनके द्वारा तो मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों द्वारा भी क्या होता है, इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक जो स्रोत हैं वो दो जो भाग के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य यानी कि जो धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य है, जिसके अंदर हम बात करेंगे वेद। जितने भी वेद हैं हमारे चारों के चारों, वो भी जो है हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। उसके बाद पुराण। पुराणों द्वारा भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृतियाँ भी हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद करते हैं सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथ भी इम्पोर्टेंट है हमारे इतिहास को जानने के लिए। वेदांग, जो आपको पता है कि 6 वेदांग है, जो वेदांग जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों या स्रोतों के अंदर रखा गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं महाकाव्यों की। महाकाव्य, आपको पता है कि 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हमारे सामने हैं, यानी कि रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत द्वारा भी जो है हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलो दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं लौकिक साहित्य, यानी कि लोक साहित्य, यानी कि संसारिक साहित्य, यानी कि जो संसार के अंदर
लौकिक तरीके से जो साहित्य लिखा जाता हो, जिसमें लोगों की जानकारी मिलती हो, वो होता है लौकिक साहित्य। यानी कि हम सिर्फ इसमें दो ही साहित्यों की चर्चा करेंगे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। यानी कि जो बौद्ध साहित्य है, इसके द्वारा जो बहुत से महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और इसी तरीके से हमें जैन धर्म के अंदर भी बहुत से राजवंशों की जानकारियाँ मिलती हैं, जो कि महत्वपूर्ण इतिहास के स्रोतों में रखे गए हैं। चलो दोस्तों, उसके बाद तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी कि विदेशी यात्री जो हमारे भारत के अंदर चाहे वो किसी भी रूप में आए हों, या किसी के राजदूत बनकर आए हों, या फिर शिक्षा लेने आए हों, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, किसी भी तरीके से आए हों। यानी कि विदेशी यात्री जो हमारे देश के अंदर निरंतर आते रहे हैं प्राचीन समय से ही, तो उनके द्वारा भी जो है हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो वो जो विदेशी यात्री हैं वो कितने टाइप के थे? 3 तरीके के जो विदेशी यात्री जो है प्राचीन काल के अंदर देखे गए हैं। सबसे पहले आए थे यूनानी यात्री। यूनानी यात्रियों ने भी जो अपनी लेखनियों द्वारा, अपनी किताबों द्वारा जो है भारत के इतिहास के बारे में, भारत की जानकारी हमें संपूर्ण रूप से दी है। उसके बाद अरबी यात्री, यानी कि अरबों द्वारा जो लोग प्राचीन काल के अंदर, जो अरबी यात्री भारत के अंदर आए थे, राजवंशों के टाइम पे आए थे, तो अलग अलग मतलब कि डायनेस्टी के अंदर वो सभी आए थे। तो उन्होंने भी अपनी लेखनी, यानी कि अपनी बुक्सों के द्वारा, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, जितने भी उन्होंने अपनी लेखनी लिखी है, तो उनके द्वारा भी हमें भारत का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री आपको पता है कि बहुत ही फेमस रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बुक्स है ये एक स्वतंत्र रूप से लिखी गई हैं, और इन्होंने अपने तरीके से बुक्स को लिखा है। यानी कि इनका ऊपर कोई दबाव नहीं था किसी भी तरीके का। और ये लोग जो है यहाँ पे ज़्यादातर बौद्ध धर्म की जो शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए थे, उसकी बौद्ध धर्म की शिक्षा के ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए ये भारत की ओर आए थे। तो यहाँ पर रह के इन्होंने यहाँ की सिचुएशन को देखा, यहाँ के माहौल को देखा, और इन्होंने इसको भी लिपिबद्ध कर दिया, यानी कि इसको भी लिख डाला। तो जो जितने भी हमारे चीनी यात्री हैं, इनके द्वारा भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 पार्ट्स के अंदर, 3 अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सभी जितने भी टॉपिक हैं हम इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए। और मेरे आने वाले नए वीडियो के लिए आइकन वाले बटन को, या फिर जो सब्सक्राइब वाला जो हमारा बटन है, बेल है, उसको प्रेस जरूर कर दें। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।